नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग जानेंगे बिटकॉइन को बिल्कुल ही आसान भाषा में, जिससे इसको कोई भी आम इंसान समझ सकता है, वो भी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बिटकॉइन है क्या ये सिर्फ एक हाइप है या सच में इसका कोई यूज़ केस भी है। आइए वीडियो में बात करते हैं। तो बिटकॉइन को समझने से पहले यहाँ पर हमको मनी को समझना होगा, और इसके लिए हमें जाना होगा बार्टर सिस्टम में। एंड आई एम श्योर हम सभी ने ये बार्टर सिस्टम अपने स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता था कि हम यहाँ पर गुड्स को एक्सचेंज करते थे। यानी कि अगर मुझे यहाँ पर चावल चाहिए, तो अगर मेरे पास गेहूँ है तो मैं सामने वाले को गेहूँ देकर चावल ले सकता हूँ। तो उस टाइम ये एक एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज काम करता था, जो कि यहाँ पर मनी का ही एक फंक्शन है। देखिए, यहाँ पर मनी के 3 फंक्शंस होते हैं। ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि हम उसको यहाँ पर एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ कर सकें। अ स्टोर ऑफ वैल्यू, उसमें हम कुछ वैल्यू स्टोर कर सकें, उसकी खुद में एक वैल्यू हो। एंड अ यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी कि वो डिविजिबल हो। जैसे कि आज का हमारा फियाट मनी है, तो उसके 5 रुपये के सिक्के भी आते हैं, 100 रुपये का नोट भी, 2000 का नोट भी। ऐसे ही उसमें यूनिट ऑफ अकाउंट होनी चाहिए। बार्टर सिस्टम स्केलेबल नहीं था, क्योंकि इसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो था, बट ना ही इसमें स्टोर ऑफ वैल्यू थी, ना ही यूनिट ऑफ अकाउंट। इसकी वजह से ये इतना स्केलेबल नहीं था। फिर धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी ने प्रोग्रेस किया, एंड यहाँ पर फिर आया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। अब फिर से यहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो था, स्टोर ऑफ वैल्यू भी थी, बट यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं था। क्योंकि सपोज करो, अगर आपको यहाँ पर 10 रुपये का सामान यहाँ पर लेने जाना है, तो आपको एक बार, पूरा का पूरा एक बड़ा बार ऑफ गोल्ड लेके जाना पड़ता था, जिसको आप यहाँ पर ब्रेक भी नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से यहाँ पर यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं था, जिसकी वजह से फिर से गोल्ड इतना स्केलेबल नहीं था। बट गोल्ड यहाँ पर कमोडिटी थी, यानी कि ये सबका था। गोल्ड किसी एक का नहीं था, गोल्ड किसी एक पार्टी के थ्रू इशू नहीं होता था, वो एक तरह से सबका था, जिसको कमोडिटी बोलते हैं। फिर इसके बाद आया फियाट मनी। फिर जैसे जैसे यहाँ पर इकोनॉमी ने प्रोग्रेस किया, हमको लाना पड़ा फियाट मनी। अब फियाट मनी या कैश जिसको बोलते हैं, ये किसी थर्ड पार्टी के थ्रू इशू होता है। अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, गवर्नमेंट या बैंक। अब गवर्नमेंट या बैंक जब यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है, तो इसको बोला जाता है थर्ड पार्टी। यानी कि अब जो यहाँ पर पावर है, वो यहाँ पर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो कि उसको इशू कर रहा है फियाट को, उसके हाथ में है। वो चाहे तो जो मनी की सप्लाई है उसको इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी। अगर हम गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम गोल्ड को यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं, सिर्फ उसको माइन किया जाता है, जितना क्वांटिटी है वही निकाली जाती है। बट कैश को हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इन्फ्लेशनरी बन जाता है। यानी कि जो फियाट टाइप की हमारी जो मनी है, वो यहाँ पर लिमिटेड नहीं है। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स थी, एंड इन्हीं सब चीज़ों का सॉल्यूशन लाते हुए यहाँ पर सतोशी नाकामोटो, जिन्होंने यहाँ पर वाइट पेपर रिलीज़ किया था बिटकॉइन का और ये आइडिया दिया था बिटकॉइन के बारे में, उन्होंने यहाँ पर अपने वाइट पेपर में बताया है कि कॉमर्स ऑन द इंटरनेट हैज़ come to rely almost exclusively on financial institutes serving as trusted third parties to process electronic payments। यानी कि उनका कहना था कि आज की डेट में हमको यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर यहाँ पर ट्रस्ट करना पड़ता है एज अ थर्ड पार्टी, जो कि यहाँ पर उस पेमेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि इस सिस्टम में, जो कि ट्रस्ट बेस्ड मॉडल है, इसमें कुछ कमियाँ या खामियाँ हैं या वीकनेसेस हैं। तो उन्हीं सब का सॉल्यूशन लाते हुए उन्होंने लाया बिटकॉइन। अब बात करते हैं हम यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन आखिर है क्या और कैसे काम करता है। तो देखो, कमियाँ क्या थी कि सेंट्रलाइज था हमारा पिछला सिस्टम, और इसमें जो है यहाँ पर थर्ड पार्टी जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, उसके हाथ में पावर होती है। ऐसे सिस्टम को बोला जाता है सेंट्रलाइज सिस्टम। अब ये जो आप यहाँ पर फोटो देख रहे हो, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम की है। इसमें क्या होता है कि जो क्लाइंट होते हैं हमारे, उनको यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है सर्वर को, जो कि यहाँ पर थर्ड पार्टी होती है, और सारी पावर इस सर्वर के हाथ में होती है। यानी कि ये यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है जो इसको करना हो। ये यहाँ पर अलाउ करता है कि जो यहाँ पर आप पेमेंट के लिए यहाँ पर प्रोसेस बोल रहे हो, यानी कि जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि यहाँ पर मेरे को क्लाइंट बी को पेमेंट करनी है, तो सबसे पहले ये सर्वर के पास जाएगी, और सर्वर के हाथ में है वो इस पेमेंट को होने देता है या नहीं। यानी कि पावर यहाँ पर थर्ड पार्टी के हाथ में।
सपोज करो कोई ऐसा सिस्टम होता है कि आपका जो डायरेक्ट पेमेंट है वो यहाँ से क्लाइंट बी को चला जाए बिना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के, है ना, कितना आसान रहता है ये। तो यही सतोशी नाकामोटो का मानना था। उन्होंने यहाँ पर लाया फिर पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पर जो पीयर्स हैं वो आपस में ही यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के। यहाँ पर थर्ड पार्टी जैसा कोई सिस्टम ही नहीं है, ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है। यहाँ पर आप डायरेक्ट एक दूसरे से पेमेंट कर सकते हो बिना किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के, एंड इसी को बोला जाता है डिसेंट्रलाइज सर्वर। एंड यही जो है यहाँ पर बिटकॉइन की फाउंडेशन है, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो, जिसके ऊपर किसी एक का हक ना हो। अब बात करते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी क्या है इसके पीछे। तो देखो, जैसा कि मैंने कहा कि बिटकॉइन एक पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी है जिसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे कि कोई बैंक हो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो जो कि ट्रांजैक्शंस को मैनेज कर रहा हो, ठीक है। और जो बिटकॉइन है, सबसे बड़ी बात बिटकॉइन की ये है कि ये ओपन सोर्स है। इसके जितने भी ट्रांजैक्शंस आज तक हुए हैं वो सारे इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, उनको कोई भी जाके चेक कर सकता है कि कब किसने कहाँ से कितने बिटकॉइन सेंड किए। हालांकि आप वो इस इंसान का नाम तो नहीं पता कर पाओगे क्योंकि वो सारा हैश कोड में, कोड के अंदर जनरेट हो जाता है, बट आप ये जरूर देख सकते हो कि कितने बिटकॉइन किस टाइम पे सेंड हुए और किस एड्रेस पे हुए। तो ये जो डिज़ाइन है पब्लिक है, पब्लिक के लिए बनाया गया है। इसको जो है कोई भी कंट्रोल नहीं करता है, नोबडी ओन्स इट और कंट्रोल्स इट। तो बिटकॉइन सबका है और सभी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। तो बिटकॉइन ये सब कुछ पॉसिबल करने के लिए, अब सपोज करो, इसको हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज करो कि ए ने बी को यहाँ पर ट्रांजैक्शन करना है, तो ए यहाँ पर बी को ट्रांजैक्शन करता है 10 रुपीज़ का, बी यहाँ पर सी को ट्रांजैक्शन करता है फिर से 10 रुपीज़ का। अब ये जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं कहीं ना कहीं तो हमको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे ना, ताकि हम बाद में जाके देख सकें, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जितने भी आज तक बिटकॉइन के ऊपर ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सारे लाइव हैं, आप कभी भी जाके देख सकते हो। तो सवाल ये आता है कि ये सेव कहाँ होता है और इनको कैसे सेव किया जाता है और इनको वेरीफाई कौन करता है कि अगर ए बी को ट्रांजैक्शन यहाँ पर कर रहा है तो ए के अकाउंट में सच में पैसे हैं भेजने लायक या नहीं, और क्या वो बी को मिल भी गए हैं। तो ये सारी डाटा जो है, ये ट्रांजैक्शन सेव कहाँ होता है, उनको वेरीफाई कौन करता है। तो देखो, आपने लेजर का नाम तो जरूर सुना होगा ना, आई एम श्योर। ऐसा जो हमारा ट्रेडिशनल लेजर है सबने देखा होगा। तो यहाँ पर आप सपोज करिए, यहाँ पर ऐसे करके हम ट्रांजैक्शंस लिख रहे हैं और नाम लिख रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर जिनको पेमेंट करी है। बिल्कुल ऐसे ही होता है बट डिजिटली, यानी कि इस लेजर को डिजिटली बनाया और इसके अंदर सारी डिटेल्स डाली और जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए वो हमने लाके इस ब्लॉक के अंदर डाल दिए। तो ऐसा जो एक ब्लॉक होता है, ऐसा बॉक्स टाइप का, इसके अंदर सपोज करो जितने भी सारे ट्रांजैक्शन थे हमने लाके इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। अब जब ये ब्लॉक के अंदर डल गए, अब इनको किया जाता है वेरीफाई। अब वेरीफाई इनको कौन करता है, उनको बोलते हैं माइनर्स। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे यहाँ पर कंप्यूटर्स के थ्रू, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, और यहाँ पर इन तरह के जीपीयूज़, जिनको जीपीयू बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, और आप एक तरह से आसान भाषा में कंप्यूटर बोल सकते हो, तो इनका यूज़ करके वेरीफाई किया जाता है। अब कमाल की बात यहाँ पर ये है कि इनको कोई भी वेरीफाई कर सकता है, यानी कि फिर से यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी वाला इशू नहीं है। कोई भी कहीं से भी आके यहाँ पर सेटअप कर सकता है अपना वेरीफाई करने का एक कंप्यूटर, जीपीयूज़ लगा के, जिनको माइनिंग रिग बोलते हैं। और इन वेरीफायर्स को आसान भाषा में और दूसरी भाषा में बोला जाता है माइनर्स या फिर पीयर्स। तो ये कोई भी कर सकता है क्योंकि बिटकॉइन ओपन है, सबके लिए है, तो कोई भी आके यहाँ पर अपना योगदान दे सकता है, इस प्रोसेस को कर सकता है वेरीफाई करने की ट्रांजैक्शंस। और वेरीफाई करने का यहाँ पर रिवॉर्ड दिया जाता है जिसको बोलते हैं बीटीसी। तो जैसे आप एक ब्लॉक को सोल्व करते हो, एक वेरीफाई करते हो पूरे ब्लॉक के अंदर के ट्रांजैक्शंस को, तो आपको यहाँ पर रिवॉर्ड में, इनाम में बीटीसी मिलता है। और अब हम जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर ली कि माइनर्स इस ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं और इस ब्लॉक को वेरीफाई करने के बाद इससे एक हैश निकालते हैं, वो एक कोड जैसा आप समझ सकते। फिर इस कोड को उठा के अगले जो दोबारा फिर से लोग जो ट्रांजैक्शंस करेंगे उनको फिर से अगले ब्लॉक में डाला जाता है और इस कोड को भी डाल देते हैं उसमें। तो इस कोड को भी अगले ब्लॉक में डाल दिया जाता है। तो ट्रांजैक्शंस आ गए और इधर से जो पुराने इसका जो कोड आया था इस ब्लॉक का, वो हमने यहाँ पर डाल दिया।
एक कोड हो गए और ट्रांजैक्शंस हो गए, हमने ब्लॉक के अंदर डाले, और इसका भी एक कोड आता है। इन सारे जो ट्रांजैक्शंस हमारे यहाँ पर जो सारी डिटेल्स आई थी लेजर में, जो ए ने बी को करा था, बी ने सी को करा था, उन सभी को हमने यहाँ पर एक कोड में कन्वर्ट कर दिया, जिसको यहाँ पर हैश बोला जाता है। और उस हैश को उठा के और जो अगले ट्रांजैक्शंस होंगे फिर हम अगले ब्लॉक में डाल देते हैं। तो इससे ये क्या बनता है, एक ब्लॉक की चेन बन जाती है, जिसको बोला जाता है यहाँ पर ब्लॉकचेन। अब हम डेफिनेशन पर आएंगे। तो ब्लॉकचेन एक ऐसा शेयर्ड पब्लिक लेजर है, ये एक तरह का लेजर ही है जिसमें सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड हैं वेरीफाई होने के बाद, ठीक है, जिन पे पूरा ब्लॉकचेन का नेटवर्क चलता है। सारे के सारे वेरीफाइड और कंफर्म ट्रांजैक्शंस इन ब्लॉक्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि किसने किसको पेमेंट करी, किसके अकाउंट में कितने बिटकॉइंस हैं, वो सारा इन ब्लॉक्स के अंदर फीडेड है, और इसको कोई हैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जो हैश कोड मैंने आपको बताया था ना कि प्रीवियस वाले का अगले में, फिर इस वाले का उससे अगले में, तो ये इंटेंशनली किया गया है। क्योंकि अगर कोई हैकर किसी ब्लॉक के अंदर के डेटा को चेंज करना चाहेगा या हैक करना चाहेगा या चुराना चाहेगा, तो सभी ब्लॉकचेन्स का हैश चेंज हो जाएगा, यानी कि सारे ब्लॉक्स का हैश बदल जाएगा। और अगर हैश बदला तो उसको सारे के सारे ब्लॉक्स का हैश कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि किसी को पता न लगे कि ये ब्लॉक्स हैक हो गए हैं या किसी ने इनके अंदर का डाटा देख लिया है या चेंज कर दिया है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ जैसे उसने एक ब्लॉक का कुछ डाटा छेड़छाड़ करी, तो कोड पूरा चेंज हो जाएगा, और जिसकी वजह से अगले ब्लॉक का कोड चेंज हो जाएगा, और उसकी वजह से अगले ब्लॉक का कोड चेंज हो जाएगा, तो पूरी ब्लॉकचेन का कोड चेंज हो जाएगा। और ये जो माइनर्स बैठे होंगे उस टाइम वेरीफाई करने वाले, उन सभी को पता लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ हुई है। तो फिर क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये माइनर्स होते हैं, पीयर्स जिनको बोला जाता है, उन सभी के पास ब्लॉकचेन की एक कॉपी होती है। तो सभी के पास यहाँ पर ब्लॉकचेन की कॉपी है। अगर एक हैकर आके किसी एक माइनर के ब्लॉकचेन को चेंज करता है और बाकी सबका नहीं करता है, तो मेजॉरिटी वाले देखेंगे कि हमारे पास कौन सी ब्लॉकचेन है, उसके अंदर का डाटा क्या है। सब देखेंगे हाँ भाई हमारे 3 के पास तो सेम जैसी ब्लॉकचेन है, उसके पास थोड़ी अलग है, यानी कि इस वाली की हैक हो गई है, और जो इन 3 वालों का ब्लॉकचेन का डाटा होगा वही असली माना जाएगा, वही ओरिजिनल माना जाएगा। ऐसे करके हमारे पास काफ़ी सारे माइनर्स होते हैं पूरी दुनिया में बैठे हुए, जिनके पास सबके पास एक एक कॉपी होती है ब्लॉकचेन की। तो ये सिस्टम बहुत ही रोबस्ट है, ये ऐसे आसानी से हैक नहीं होता है, सिक्योर्ड है, इसलिए इसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। और ये टेक्नोलॉजी आने वाला टाइम में काफ़ी बूम में होने वाली है, जिसका यूज़ बिटकॉइन भी करता है। तो अगर अब मैं इसको आपको उसमें बताना चाहूँ, अगर मैं इसको ओवर में बताना चाहूँ, तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर कंपनी में या कोई इंसान है ए, जिसको यहाँ पर सेंड करना है मनी बी को, तो जो ट्रांजैक्शन होगा वो पहले ब्लॉक के अंदर जाएगा, रिप्रेजेंट होगा, उसके बाद वो जो ब्लॉक है वो सारे माइनर्स के पास चला जाएगा। ये जो सारे माइनर्स हैं, ठीक है, एक एक कॉपी भाई सबको मिल जाएगी, और सबसे बोला जाएगा हाँ भाई वेरीफाई करो कि ये जो बंदा ए है और जो बंदा बी है, जो ये आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, इनके अकाउंट में उतने पैसे हैं या नहीं, और ये ट्रांजैक्शन सही है या नहीं है, सब कुछ वेरीफाई करो। माइनर्स ये जो है अपने कंप्यूटर का यूज़ करके वेरीफाई करते हैं। उसके बाद जब सारे माइनर्स हाँ कर देते हैं और वेरीफाई कर लेते हैं, वो ब्लॉक को उठा के यहाँ पर अगली ब्लॉकचेन में ऐड कर दिया जाता है। ऐसे करके ब्लॉक्स की एक चेन बन जाती है, जो मैंने आपको बता दिया है। और जो मनी है लास्ट में फिर वो ए के अकाउंट से बी के अकाउंट में चला जाता है। तो ये है बिटकॉइन, और ऐसे यहाँ पर बिटकॉइन काम करते हैं। मैं होप करता हूँ कि हम आपको आसान भाषा में यहाँ पर बिटकॉइन समझा पाया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।